हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी के विषय में पढ़ाएंगे। आप लोग हमारे संस्थान के विषय में जानते ही हैं। सभी लोग गुड लक फिजिक्स क्लासेस के नाम से हम लोग संस्थान चलाते हैं और आप लोग का सहयोग सपोर्ट बहुत मिला है और मिलना चाहिए, क्योंकि इतना हम गारंटी आप लोग को देंगे कि फिजिक्स में एक भी डाउट किसी को होने नहीं देंगे। और बोर्ड की जहाँ तक बात है, 100%, 100% ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने का गारंटी लेते हैं। और नीट की जब बात करेंगे, 45 क्वेश्चन नीट में पूछेगा, 35 को अगर कॉपी से ना आए तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इसका भी गारंटी है। और आईआईटी की जब बात करिएगा तो 25 क्वेश्चन है, 20 लड़ना ही लड़ना चाहिए, 100% इसका भी गारंटी है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में सपोर्ट करिए, जुड़िए। देखिए, त्यौहार का समय है और त्यौहार के समय के जस्ट बाद एग्ज़ाम भी होता है। आप लोग एग्ज़ाम को लेकर के पूर्ण रूपेण तैयारी करिए, सजग होइए, क्योंकि घर पे रहिए या कहीं भी जाइए, कम से कम 8 घंटा पढ़ने का कोशिश करिए। अगर दिन को मौका ना मिले तो रात को पढ़िए, रात को ना मौका मिले तो दिन को पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी का वसूल है, जिसने भी पढ़ा है जीवन के सबसे ऊंचाई को छुआ है। इसीलिए अगर आपको भी जीवन में टॉप पे पहुंचना है तो पहले पढ़िए। लोग कहते हैं, बहुत लोग, कि सर हमको पॉलिटिक्स करना है। ठीक है भाई, तू करना, लेकिन पहले अच्छे गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करिए, फिर आप जो मन करे, जिस फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में जाना हो, एक्टिंग के फील्ड में जाना हो, आप जिस फील्ड में चाहेंगे उस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है, अपने आप को कुछ करने के लिए पढ़ना जरूरी है। इसलिए बाबू रिक्वेस्ट करते हैं, पूरे बिहार देश के जितने भी नौजवान हैं आज रास्ते से भटक रहे हैं, सभी लोग पढ़िए और जीवन में आगे बढ़िए। चलिए देखिए, हम आज आप लोगों को 12th का एक पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, वह बोर्ड में पूछे जाते हैं, आईआईटी में पूछा जाता है, मेडिकल में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, हम उसी का चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच आए हुए हैं। देखिए ध्यान से, मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी क्या है। आप जानते हैं रेडियो एक्टिविटी के विषय में, आए दिन सुनते होंगे कि रेडियो एक्टिविटी के चलते अल्फा बीटा गामा जब डीके करता है तो बहुत सारे लोग के बॉडी पे उसका बैड इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जस्ट आपके बगल में झारखंड है, झारखंड में रेडियो एक्टिविटी हमेशा होते रहता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर एक प्लांट चलता है। उस प्लांट में पहले इंजीनियरिंग का वैसे जॉब मिलता था सभी को, लेकिन आज इतने बेरोजगारी चरम सीमा पे है कि उसमें भी अब वैकेंसी निकलता है, उसमें भी बच्चे रिटेन देते हैं, इंटरव्यू देता है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में, उस समय में बार बार कह रहे हैं कि डायरेक्ट होता था, बिना कोई इंटरव्यू का आप फॉर्म फिलअप करिए, आपको सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर भी ये दिशा और दशा था उस कंपनी का। चलिए रेडियो एक्टिविटी के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वह इनविजुअल होता है, उसको आप देख नहीं सकते। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वह किस तरह के होते हैं बाबू? इनविजुअल। इनविजुअल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। ये अपने आप जब बड़ा साइज होगा तो ये अपने आप डीके करते रहता है। ये क्या करता है? अपने आप डीके करता है। इससे अल्फा बीटा और गामा रे हमेशा निकलते रहते हैं। इससे कौन कौन चीज़ निकलता है? अल्फा भी निकलता है, बीटा भी निकलता है और गामा भी निकलता है। तो देखिए, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इमिशन। इमिशन का मतलब होता है निकलना। द प्रोसेस ऑफ इमिशन, इसका हिंदी होता है निकलना। निकलना, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इनविजुअल, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, इनविजुअल रेडियो एक्टिव फॉर्म। ए हैवी एलिमेंट, जिसका साइज बड़ा रहेगा। हैवी एलिमेंट
is called radioactivity and ray are called radioactive ray. जो वहां से रे निकलेगा उसको कौन सा रे कहते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिव रे। एक बार फिर सुनिए, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इनविजुअल रेडियो एक्टिव फॉर्म a heavy element is called radioactivity and ray are called radioactive ray. There are three types of ray. इसमें तीन तरह के रे होते हैं। अल्फा रे होता है, बीटा रे होता है, गामा रे होता है। इसमें अल्फा रे है, बीटा रे है, गामा रे है। इसमें अल्फा रे है, बीटा रे है, गामा रे है। तो याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वह इनविजुअल होता है और ये हमेशा जिसका साइज बड़ा होगा उससे अपने आप निकलते रहेंगे। और इसमें मेन तीन रे निकलता है, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अब समझिए अल्फा निकलने से क्या फर्क पड़ता है, तो ध्यान से समझिएगा। अल्फा की बात करते हैं, इट इज ए पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई हैविंग चार्ज +2 एंड मास 4। अल्फा जब निकलेगा तो याद रखिएगा इसका चार्ज कितना होता है 2 और मास कितना होता है बाबू, याद रखिएगा चार्ज +2 मास इसका कितना होता है, दिमाग में सेट कर दीजिए सभी लोग। चार्ज +2 होता है, चार्ज +2, चार्ज +2, चार्ज +2, मास होता है 4। बीटा इट इज फास्ट होगा, यहाँ ये फुट नहीं है बाबू, फास्ट। इट इज यहाँ पे फास्ट होगा, इट इज फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज +1 एंड मास 0। अल्फा रट जाना, ये पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई है, ये पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई है जिसका चार्ज +2 और मास 4 होता है। अल्फा जो होते हैं बाबू ये पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई है जिसका चार्ज +2 और मास 4 होता है। अल्फा याद रखिएगा, अल्फा का नाम होता है पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई जिसका चार्ज +2 होता है और मास कितना होता है 4। तो अल्फा को हीलियम भी आप बोल सकते हैं। बीटा इट इज द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज, इसका चार्ज -1 होता है और मास क्या होता है 0। इसका चार्ज -1 और मास क्या होता है 0। तो याद रखिएगा बीटा के विषय में कोई पूछेगा तो बीटा को हम लोग क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये पूछा जाता है बीटा का क्या नाम होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज -1 और मास 0, जिसका चार्ज -1 और मास 0, जिसका चार्ज -1 और मास 0। और गामा रे की बात करिएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गामा रे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नो चार्ज नो मास, गामा में ना तो कोई चार्ज होगा ना ही कोई मास होगा। तो एक चीज याद हो गया, अल्फा का चार्ज 2, बीटा का चार्ज -1, गामा में कोई भी चार्ज नहीं। अल्फा का चार्ज +2, बीटा का -1, गामा में ना तो चार्ज होगा ना ही मास। अब अल्फा का मास की बात करते हैं तो 4, बीटा का 0, गामा का भी 0। अब हम लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम समझा रहे हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का लॉ क्या होता है बाबू, सुनिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट, ये कौन सा चीज है, स्पॉन्टेनियस। हमने बोले थे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये अपने आप निकलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट इज डज नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा पॉइंट, आइदर अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिटेड एट वन टाइम, एक टाइम पे निकलेगा या धीरे धीरे भी निकलेगा। अब फिर समझिए,
अगर अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो मास नंबर इसका 4 घटेगा और एटॉमिक नंबर 2 घटेगा। जैसे देखिए x एक एलिमेंट है, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। x एक एलिमेंट है, ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। यहाँ से एक अल्फा को हम इमिट करवाएं, अल्फा इमिट हुआ है, निकला है, तो देखिए मास नंबर में 4 का कमी और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी, मास नंबर में 4 का कमी और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी, और हीलियम टूट जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जोड़ दीजिए, A-4 + 4 सेम हो जाएगा, Z-2 + 2 Z हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे असर ना पड़ना चाहिए। तो याद इतना दिमाग में सेट कर दीजिए, किसी भी एलिमेंट से अगर अल्फा निकलता है तो मास में कितना कमी होता है, 4 का, और एटॉमिक नंबर में कितना का कमी होता है, 2 का। अब देखिए, व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम एनी एटम, अगर बीटा पार्टिकल किसी एटम से इमिट करता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा 1 से। एटॉमिक नंबर कितना से इंक्रीज करेगा, 1 से। मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे बीटा निकल रहा है, बीटा 2 तरह का होता है, बीटा माइनस निकल रहा है, यहाँ से बीटा माइनस निकला। तो बीटा माइनस जब निकला बाबू, तो देखिए ध्यान से, बीटा निकलेगा तो मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मास नंबर ए इधर भी है, ए इधर भी है। लेकिन एटॉम बीटा माइनस है, इसलिए एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाएगा। अब प्लस E0 - 1, बीटा माइनस का ही नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। बीटा माइनस पूछता है, बीटा माइनस को किसके नाम से, एंटी न्यूट्रिनो के नाम से। बीटा माइनस को एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस को एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस को एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस को एंटी न्यूट्रिनो। तो याद रखिएगा XAZ है, बीटा माइनस है, तो मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। अब देखिए बीटा प्लस निकल रहा है, यहाँ से बीटा प्लस निकलेगा तो रट जाना बाबू, आपको मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 1 घट जाएगा, प्लस E0 - 1, और बीटा प्लस का नाम होता है पॉजिट्रॉन। बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन। बीटा प्लस का नाम होता है पॉजिट्रॉन, बीटा माइनस का नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। पूछा जाता है, बीटा प्लस का नाम पॉजिट्रॉन। अब याद रखना है, अल्फा निकलेगा तो मास नंबर में 4 का कमी और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी। बीटा माइनस निकलेगा तो याद रखिएगा मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। और बीटा प्लस निकलेगा तो मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 घट जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 घट जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 घट जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 घट जाएगा। बीटा माइनस का नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस का एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस का एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस को एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस को एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस को एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन। चलिए देखिए, अगर गामा निकलता है तो गामा निकलेगा तो ना तो मास नंबर पे कोई प्रभाव पड़ेगा, AZ है, यहाँ से गामा निकल रहा है, तो देखिए Y होगा AZ प्लस गामा। तो गामा निकलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो मास नंबर पे, ना तो एटॉमिक नंबर पे, ना तो मास नंबर पे, ना ही एटॉमिक नंबर पे, ना ही मास नंबर पे, ना ही एटॉमिक नंबर पे। तो गामा निकलने से याद रखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो मास नंबर पे, ना ही एटॉमिक नंबर पे, ना तो मास नंबर पे, ना ही एटॉमिक नंबर पे। याद रखिएगा, गामा अगर किसी एलिमेंट से इजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा अगर निकलता है तो मास नंबर पे भी ना कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही एटॉमिक नंबर पे। ये जेड है। अब समझिए, एक क्वेश्चन हम इस पे दे रहे हैं। देखिए, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप DKH,
ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप डीकेएच। देखिए यहाँ से ध्यान से, पहले ये ए था, पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए समझिएगा, पहले ये ए था आपके पास, ए यहाँ से N0 न्यूट्रॉन है, 0 1, फिर A1 बना, फिर उसके बाद यहाँ से अल्फा इमिट किया, A2 बना, A2 बना है। देखिए पहले एक एलिमेंट A है, इससे न्यूट्रॉन इमिट किया है तो A1 बना, फिर अल्फा इमिट किया तो A2 बना। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A2 का मास नंबर 176 है और एटॉमिक नंबर 71 है, फाइंड द मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A and A1, which of the three element is isobar। आइसोबार का मतलब होता है मास नंबर इज सेम, मास नंबर इज सेम, यानी ऊपर वाला सेम रहेगा तो उसको आइसोबार। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब मास नंबर, बार मास नंबर, आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब मास नंबर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहला चीज है आपके पास, यहां से ये मेरे पास A2 दे चुका है, A2 का ये है 176 और ये है 71, A2 का 176 और 71 है। अल्फा निकला था, अल्फा निकला था मान लीजिए तो A1 हुआ, मास नंबर में कितना का कमी हुआ, 4 का, तो यहाँ पे 180 कर दीजिए, 180, और एटॉमिक नंबर में 2 का तो 73 कर दीजिए, ये 73 हो गया। फिर देखिए यहाँ से क्या निकला था, अल्फा, तो ये क्लियर हो गया, अल्फा निकला था तो घट गया होगा 4, इसमें 2 घटा होगा तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। अब यहाँ से न्यूट्रॉन है तो याद रखिएगा यहाँ पे मास पे फर्क पड़ेगा लेकिन एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे ये 73 होगा ही, ये 181, तो आंसर हो गया आपको ए का वैल्यू 181 और 73, ए का वैल्यू 181, मास नंबर ए का 181 और 73, और आपको A1 का हो गया मास नंबर 180 और एटॉमिक नंबर क्या हो गया 73, एटॉमिक नंबर 73 हो गया। क्या यहाँ पे आइसोबार प्रेजेंट होगा, नो, मास नंबर सेम है, नहीं है, तो नो आइसोबार इज प्रेजेंट, नो आइसोबार, नो आइसोबार आर प्रेजेंट, यहाँ पे कोई भी आइसोबार प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि मास नंबर किसी का सेम नहीं है। जब मास नंबर सेम नहीं होता है तो कोई भी आइसोबार नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा जब अल्फा निकलते हैं तो मास नंबर में 4 का कमी और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी, और न्यूट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मास नंबर एक बढ़ जाए, एक घट जाएगा, मास नंबर एक घट जाएगा। तो ये है क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है क्या ये विच ऑफ 3 एलिमेंट आर आइसोबार, क्या 3 एलिमेंट ये तीनों आइसोबार है, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि तीनों का मास नंबर क्या है, अलग अलग है, मास नंबर क्या है, अलग अलग है, इसलिए कभी भी आइसोबार नहीं हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए ध्यान से, रदरफोर्ड सॉडी लॉ, ये आपको 12th में दिए जाते हैं प्रूव्ड करने के लिए। 2025 में देगा भी क्वेश्चन 2 नंबर का 12th में। रदरफोर्ड सॉडी लॉ, रदरफोर्ड जो है वही लॉ दिए थे जिसका नाम है रदरफोर्ड सॉडी लॉ। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, निकलना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है निकलना। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। जो रेट निकलता है वह हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका बाबू? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो इसका मतलब हो गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को माइनस डी एन बाई डी टी कहते हैं। माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम को हम लोग एन कहेंगे। अब इसी को देखिए फिर, माइनस डी एन बाई डी टी लैम्डा इंटू एन। लैम्डा को हम लोग डी के कांस्टेंट कहते हैं, या वेयर इसी लैम्डा का नाम होता है लैम्डा बराबर डी के कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डी के कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस डी एन बाई एन बराबर लैम्डा डी टी। यहाँ से डी एन बाई एन बराबर माइनस लैम्डा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। याद रखिएगा माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इतना लिख लीजिए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो लैम्डा आएगा। लैम्डा का नाम होता है डी के कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख लीजिए इतना पहले। अब इसको इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिएगा। तो डी एन बाय एन बराबर माइनस लैम्डा डी टी। जीरो रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन, जीरो रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन नट मान लो। और फाइनली जब टी टाइम पे आएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन हो गया। अब आप जानते हैं डी एन बाई एन का इंटीग्रेशन होता है एल एन एन या लॉग एन, जो भी लिखिए, लॉग एन एल एन एन दीजिए, एल एन एन, एन नट से एन बराबर माइनस लैम्डा डी टी का टी। पहले अपर लिमिट पुट करिए, एल एन एन माइनस एल एन एन नट बराबर माइनस लैम्डा टी। यहाँ से एल एन एन बाय एन नट बराबर माइनस लैम्डा टी। जैसे ही एल एन को हटाते हैं एक ई आता है, तो एन बाय एन नट का वैल्यू ई का पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन बराबर क्या होगा यहाँ से एन नट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लैम्डा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लैम्डा टी।
एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ का चर्चा कर रहे हैं हम, समझिएगा। इनिशियल टी बराबर 0 पे, इधर एन है इधर टी है, टी बराबर 0 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा एन नट। जैसे जैसे टाइम बढ़ाइएगा इसका वैल्यू घटते चला जाएगा। टी बराबर 0 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू एन नट, जैसे जैसे टाइम बढ़ाइएगा और ये वैल्यू घटते चला जाएगा, ये वैल्यू घटते चला जाएगा। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो एक लाइन ये भी लिख देना, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम डीके, डीके का मतलब निकलना होता है, डीके एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली विथ द टाइम, टाइम के साथ इसका जो डीके होगा कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली। टाइम के साथ जो इसका डीके होगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली। देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली है, एन बराबर रट जाना एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी। तो ये हो गया इसका वैल्यू। रदरफोर्ड डिफिनेशन ऑफ डीके कांस्टेंट। अब देखिए डीके कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, तो अभी हमने तुरंत पढ़ाए हैं। एन बराबर फार्मूला क्या था बोलिए, एन नट ई का पावर माइनस लेमडा टी। अब आप जानते हैं एनी एक्सपोनेंशियल function, there is no unit and dimension, there is no unit and dimension। तो देखिए लैम्डा टी का ना तो यूनिट होगा ना ही डायमेंशन, डायमेंशन लेस है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होगा। डायमेंशन लेस का मतलब 1 होता है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 1/t। 1/t तो यूनिट की बात करिएगा तो याद रखिएगा यूनिट होगा पर सेकेंड, यूनिट ऑफ लैम्डा पर सेकेंड। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सेकेंड -1। तो याद रखिएगा यहाँ से डीके कांस्टेंट का डिफिनेशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा लैम्डा का ना तो कोई यूनिट होता है ना ही कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ना तो कोई यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है, इसलिए लैम्डा टी बराबर 1 हो गया और लैम्डा का डायमेंशन क्या हो गया, पर सेकेंड या सेकेंड 1, सेकेंड -1, पर सेकेंड या सेकेंड -1, पर सेकेंड या सेकेंड -1, पर सेकेंड या सेकेंड -1। अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ से हाफ लाइफ के विषय में। किसके विषय में, हाफ लाइफ। नहीं कहते हैं जब आदमी 35-40 साल का होता है तो कहता है अब यार मेरे जीवन में कोई ज़्यादा कष्ट ना है। क्यों? तो मेरा आधा जिंदगी बीत गया है, आधा बाकी है। आधा बीत 40 साल 80 साल मान लेते हैं कोई आदमी इस धरती पे अपना
दिशा दशा सब बना के रखे रहते हैं, यानी जिंदा रहते हैं। और 40 साल का अवस्था हो जाता है तो लोग कहते हैं आधा हमने जी लिया, आधा तो बाकी है। वही है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में क्या होगा, आधा निकल जाएगा और आधा क्या रहेगा, बाकी रहेगा। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग द नंबर ऑफ एटम अनडीके। आधा निकल गया और आधा बाकी है, अनडीके टू हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम। हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम। आधा जब डीके हो जाते हैं और आधा अनडीके रहते हैं तो उसी को किसके नाम से हम लोग जानते हैं, हाफ लाइफ के नाम से। अब देखिए टी बराबर टी हाफ करो। टी बराबर जैसे ही हम लोग टी हाफ करते हैं देन एन बराबर क्या होगा बाबू, एन नट बाय 2। अब याद करिए एन बराबर हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, एन नट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। अब जैसे ही टी के बदले टी बाय 2 पुट करेंगे तो एन के बदले एन नट बाय 2 होगा। एन नट बाय 2 बराबर एन नट ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। एन नट से एन नट कैंसिल, तो 1/2 बराबर ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। अब देखिए दोनों तरफ ln लगा दीजिए, ln 1/2 बराबर ln ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। अब आप जानते हैं ln 1 माइनस ln 2 बराबर पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, और ln ई वैल्यू 1 होता है। बेस और आर्गोमेंट अगर सेम रहता है तो वैल्यू 1 होता है। ln 1 का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है, तो ln 2 बराबर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। इसका वैल्यू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। सबसे पहला टाइम टी बराबर टी हाफ लिखोगे तो एन बराबर एन नट बाय 2 होगा, और पुट कर दिए यहाँ से तो ln 2 बराबर हो गया लैम्डा इंटू टी हाफ। लिख लीजिए इतना पहले। देखिए ठीक से, अब इसके आगे हम लोग करेंगे, यहाँ से ln लगा दिए हम लोग। अब यहाँ से लैम्डा टी हाफ का वैल्यू, लैम्डा टी हाफ का वैल्यू मिलेगा ln 2। टी हाफ का वैल्यू होगा यहाँ से ln 2 बाय लैम्डा, ln 2 बाय लैम्डा, ln 2 बाय लैम्डा। ln 2 बाय लैम्डा कहिए इसी को, ln 2 का वैल्यू होता है 0.693 बाय लैम्डा। तो टी हाफ का कोई वैल्यू पूछेगा, बोर्ड में ये सब 2 नंबर में पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल में भी इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। तो टी हाफ का वैल्यू कैसे प्रूव किए समझ गए, टी हाफ का वैल्यू कैसे पुट किए, क्लियर हो गया। अब नोट करके एक कॉन्सेप्ट लिखना है आप लोग को, नोट करके लिखना है। एक हाफ लाइफ की बात करते हैं, 1 हाफ लाइफ पीरियड, 1 हाफ लाइफ पीरियड की बात करिए। एक हाफ लाइफ पीरियड रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है n बराबर एन नट बाय 2। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन नट इंटू 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 1। अगर 2 हाफ लाइफ रहेगा, 2 हाफ लाइफ, तो n बराबर होगा एन नट बाय 4। इसको लिख सकते हैं हम लोग एन नट इंटू 1/2 का पावर 2। 3 हाफ लाइफ रहेगा, 3 हाफ लाइफ, तो n बराबर एन नट बाय 8। इसको लिखा जा सकता है एन नट इंटू
1/2 का पावर 3 एन नॉट इंटू 1/2 का पावर 3। एक हाफ लाइफ पीरियड रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा बाबू? एन नॉट इंटू 1/2 का पावर 1। 2 रहेगा एन नॉट इंटू 1/2 का पावर 2। 3 रहेगा एन नॉट इंटू 1/2 का पावर 3। इसी तरीका से डॉट डॉट अगर एन तक हम लोग जानते हैं तो एन हाफ लाइफ रहेगा तो क्या होगा? एन नॉट इंटू 1/2 का पावर एन। एन नॉट इंटू 1/2 का पावर एन। ये 3 तक समझ गए। अब देखिए डॉट डॉट करते हुए एन आते हैं। डॉट डॉट करते हुए एन हाफ लाइफ पीरियड। एन हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हो तो इसका वैल्यू होगा एन नॉट इंटू 1/2 का पावर एन। एन नॉट इंटू 1/2 का पावर एन। वेयर इसी एन को कहते हैं हम लोग एन बराबर, याद रखना, T/T T/T। अब क्या है T? टोटल टाइम, या T हाफ कर दो इसको। इसी T को कहते हैं टोटल गिवन टाइम। टोटल गिवन टाइम है जितना भी हाफ लाइफ दिया रहेगा, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। n बराबर T/T हाफ। n बराबर T/T हाफ। n बराबर T/T हाफ। n बराबर T/T हाफ। ये फार्मूला रट जाना। n हो गया टोटल गिवन टाइम, 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 और नीचे हो गया हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड। इस पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी का वैल्यू टोटल टाइम आपको दिया है 7 अच्छा, टी हाफ का वैल्यू आपको दिया है 7.5 ईयर्स, और टोटल टाइम टी दिया है आपके पास 30 ईयर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है एन। तो एन की बात कर, एन बराबर वाट। तो एन की जब बात करेंगे हम लोग बाबू, तो एन का वैल्यू अभी तुरंत पढ़ाए हैं, टोटल टाइम बाय टी हाफ। तो टोटल टाइम 30/7.5 कर दीजिए कैलकुलेट, कितना होगा इसका वैल्यू? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। सिंपल याद रखिएगा कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू। सिंपली याद रखिएगा, एन होता है T/T हाफ, 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 एन होता है T/T हाफ। टी को कहते हैं टोटल गिवन टाइम, टी को कहते हैं टोटल गिवन टाइम, टी को कहते हैं टोटल गिवन टाइम, और टी हाफ को हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ को हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ को हाफ लाइफ टाइम। अब देखिए एक्टिविटी के टर्म में, एक्टिविटी के टर्म में कहेगा तो ए बराबर याद रखना बाबू, ए नट ई का पावर माइनस लैम्डा टी, और इसी का टी हाफ निकालोगे तो ए बराबर होगा ए नट इंटू 1/2 का पावर एन, 1/2 का पावर एन, 1/2 का पावर एन, 1/2 का पावर एन। एक्टिविटी के टर्म में कहेगा तो याद रखिएगा एक्टिविटी का फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। तो याद रखना, नंबर ऑफ लैम्डा इंटू एन को हम लोग एन नट को ए नट कहते हैं, लैम्डा इंटू एन को ए कहते हैं। तो एक्टिविटी को निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम में डी के कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। नंबर ऑफ एटम में किससे गुना करना पड़ता है? डी के कांस्टेंट से। नंबर ऑफ एटम में किससे गुना करना पड़ता है? डी के कांस्टेंट से। तो क्या निकल जाता है? एक्टिविटी।
द नंबर ऑफ एटम डीके पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्टिविटी। डिफिनेशन भी हमने लिखे हैं, नंबर ऑफ एटम डीके पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ एटम और डीके कांस्टेंट को गुना कर देते हैं तो वह एक्टिविटी देता है। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल, इतना दे दिया है। हाफ लाइफ, टी हाफ का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 100 डे। टी हाफ का वैल्यू 100 दे दिया है, डेज। हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम द अनडीके फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल विल बी। अनडीके फ्रैक्शन एन का वैल्यू आपको दिया है, एन नट का कितना, 6.25%। परसेंट को हटाते हैं तो 100 से गुना करेंगे, 6.25/100, 6.25/100। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, एन नट करिएगा ही 16 निकलेगा, एन नट बाय 16। तो अब हम फार्मूला पढ़ाएं आप लोग को। एन बराबर फार्मूला यूजिंग फार्मूला की बात करिए। हमने क्या पढ़ाए हैं, एन बराबर एन नट 1/2 T/T हाफ। एन नट का वैल्यू आपको दिया है 16, एन नट बाय 16 बराबर एन नट इंटू 1/2 T/T हाफ। एन नट से एन नट को काट दीजिए, एन नट से एन नट कट गया। यहाँ से 1/16 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4। तो एन नट बाय 16 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 का पावर 4 बराबर 1/2 T/T हाफ। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम, बेस सेम है तो पावर भी सेम। बेस इज सेम, बेस इज सेम, then power is also same, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो यहाँ से 4 बराबर हो जाएगा T/T हाफ। तो यहाँ से T का वैल्यू 4 इंटू टी हाफ, टी हाफ का वैल्यू दिया है 100, तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400 डे, 400 डेज। कितना हो गया, 400 डेज, 400 डेज हो गया। बेस सेम है तो रट जाना, पावर भी सेम, बेस सेम है तो 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 पावर भी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन और है तो देख लीजिए। कह रहा है ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ पीरियड। यहाँ से आपको गिवन है टी हाफ का वैल्यू, टी हाफ का वैल्यू आपको दे चुका है, टी हाफ का वैल्यू आपको दिया है 30 डे, 30 डेज है। टाइम टेकन फॉर 3/4 ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट। 3/4 निकल गया, 3/4 निकल गया तो बचा कितना, आप बोलिए। अगर मान लो n बराबर निकल गया है n नट से कितना, 3/4 n नट, तो बचा हुआ कितना रहेगा, n नट बाय 4। टी टाइम में आपके पास बचा रहेगा n नट बाय 4। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इतना
निकल गया है। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है निकलना, डिसइंटीग्रेट का मतलब निकलना, डिसइंटीग्रेट का मतलब निकलना, डिसइंटीग्रेट का मतलब निकलना। इतना निकल चुका है, इतना निकल गया है। तो बताइए n बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए हैं? n नट e का पावर या 1/2 का पावर t हाफ दिया है, तो 1/2 का पावर t अपॉन t हाफ। अब n के बदले n नट बाय 4 करिएगा, बराबर n नट इंटू 1/2 का पावर t अपॉन t हाफ। n नट से n नट कैंसिल, यहाँ से करोगे तो 1/4 बराबर निकल जाएगा आपको 1/2 t अपॉन t हाफ। इसको लिख सकते हैं आप लोग 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 t अपॉन t हाफ। बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो t अपॉन t हाफ का वैल्यू होगा 2। तो यहाँ से t का वैल्यू 2 इंटू टी हाफ, तो 2 और t हाफ का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 30 डे। तो कितना हो जाएगा? 60 डे। कितना हो जाएगा? 60 डे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 डे। 60 डे हो जाएगा। सिंपल चीज है। इतना निकल गया है, तो इतना निकल गया तो बचा कितना? n नट बाय 4। तो डीके लिखा रहे या डिसइंटीग्रेशन लिखा रहे तो समझ जाना निकलने की बात कर रहा है, निकलने की बात कर रहा है। इसमें 2 पार्ट है। फिर करा टाइम टेकन फॉर 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम रिमेन्स अनचेंज। 1/8 बचा रहेगा, तो 7/8 निकल चुका होगा, तो 1/8 बचा हुआ है। 1/8 इसमें क्या है? बचा हुआ है। 1/8 इसमें बचा हुआ है, 1/8 इसमें बचा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, फिर अगेन दूसरा पार्ट की बात करते हैं। तो आप फार्मूला जानते हो, n बराबर n नट 1/2 अपॉन टी हाफ। यहाँ पे अब आपके पास दिया है n नट बाय 8, n नट इंटू 1/2 टी अपॉन टी हाफ। ये और ये कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब बराबर 1/2 टी अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो टी अपॉन टी हाफ का वैल्यू 3। तो यहाँ से टी की बात करिएगा तो 3 इंटू टी हाफ, तो 3 इंटू कितना डे है बाबू? इसका वैल्यू 30 डे है। कितना होगा? 90 डे, 90 डेज। आंसर हो गया। ये लिख लीजिए पहले। अब देखिए इसमें एक टर्म है आपको समझना, एवरेज लाइफ के विषय में। तो ये एवरेज लाइफ होता क्या है? नहीं, कहते हैं कि 20 आदमी है, कोई 60 साल जीता है, कोई 30 साल जीता है, कोई 90 साल जीता है, कोई 50 साल जीते हैं। तो सबका एज इनटू नंबर गुना कर दीजिएगा, बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, उसी को एवरेज लाइफ कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है, इट इज ऑब्टेन बाय द कैलकुलेटिंग ऑफ टोटल हाफ टाइम ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। जैसे आप लोग मीन मोड पढ़ते हैं, वही मीन मोड वाला ही केस है। मीन निकालना है, सबको जितना आदमी है और जितना जितना जी रहा है सबको गुना करके जोड़ करके ऊपर में लिख दीजिए, नीचे में टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दीजिएगा, उसी को हम लोग एवरेज लाइफ कहते हैं। तो ये एवरेज लाइफ का कोई फार्मूला पूछे तो रट जाना। एवरेज लाइफ का फार्मूला होता है 1/λ। एवरेज लाइफ का फार्मूला 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 1/λ। अब अगर रिलेशन कोई पूछेगा टी हाफ और टी एवरेज में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन दिखाते हैं। अब बड़ी पूछा है ये क्वेश्चन, नीट में भी पूछा है, आईआईटी में भी पूछा है और बोर्ड में भी पूछा है। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ। देखिए
एवरेज लाइफ का फार्मूला 1/λ होता है और टी हाफ का फार्मूला 0.693/λ। तो लैम्डा की बात करिएगा तो कितना होगा 0.693/टी हाफ, 0.693/टी हाफ। अब यहाँ से टी एवरेज बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/λ 0.693/टी हाफ। ये टी हाफ ऊपर चला जाएगा तो टी हाफ अपॉन 0.693, इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू होगा 1.44 टी हाफ। तो रट जाना बाबू, टी एवरेज बराबर क्या होता है 1.44 टी हाफ। रट जाना इसको। टी एवरेज का फार्मूला होता है 1.44 टी हाफ। टी एवरेज का फार्मूला 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 होता है 1.44 टी हाफ। टी एवरेज का फार्मूला 1.44 टी हाफ। टी एवरेज का फार्मूला 1.44 टी हाफ। टी एवरेज का फार्मूला 1.44 टी हाफ। एक आखिरी कंसेप्ट है यूनिट ऑफ एक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी का हम बात करेंगे यूनिट। तो सुनिएगा ध्यान से, मैडम क्यूरी ये यूनिट होता है और इसको हम लोग क्यूरी के नाम से जानते हैं। तो एक क्यूरी का वैल्यू 3.7 × 10⁻10 DK पर सेकेंड होता है। एक क्यूरी का वैल्यू कोई पूछेगा तो 3, ये सब बोर्ड में पूछा जाता है, 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए। 1 क्यूरी का वैल्यू 3.7 × 10⁻10 DK पर सेकेंड। 1 बेकलर का वैल्यू 1, BQ का वैल्यू 1 DK पर सेकेंड और एक रदरफोर्ड का वैल्यू होता है 10⁻6 DK पर सेकेंड। 10⁻6 DK पर सेकेंड। तो आज इतना ही पढ़िए। रेडियो एक्टिविटी का थ्योरी और न्यूमेरिकल का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, इतना रट जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये 100% हमारा भरोसा है। सब लोग अपने अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा, कहीं डॉट होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। आप अच्छे से मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, बाय।